मेरा विनम्र सु 3 साल की उम्र में साहित्य का अध्ययन शुरू किया और 4 में मार्शल आर्ट्स, 5 में मैं कविता और गीत सुना सकता था, 6 में मैं मुर्गे और सूअर को मार सकता था, 7 में मैं अजगरों और बाघों का वध कर सकता था, 8 में मैंने सांसारिक धूल की दुनिया को देखा और विभिन्न संगीत कलाओं का अध्ययन शुरू किया। जब म्यूजिक दाव की बात आती है तो स्वर्ग की ऊंचाइयों से पृथ्वी की गहराइयों तक वीणा, गुकिन, ल्यूट, सुबह की घंटियां, शाम का ड्रम, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैं कुशल न हूं। राघव की डिंगो ने इन लोगों के कानों को गूंजने और उनकी आंखों को सितारे देखने के लिए मजबूर किया। उनमें से कुछ के तो बाल भी खड़े हो गए थे। पहले वे वास्तव में राघव से हैरान थे, लेकिन फिर राघव के शब्द एक धारा की तरह बाहर निकले और उसने एक भी वाक्यांश दोहराए बिना पूरे 2 घंटे तक डींगे मारी। अब उन सभी को आखिरकार एहसास हुआ कि वह सिर्फ डींगे मार रहा था, लेकिन डींगे मारने को इस स्तर तक लाने में सक्षम होना, इसे एक दिव्य क्षमता के रूप में भी गिना जा सकता है। सबसे अद्भुत बात यह थी कि राघव ने एक पलक भी नहीं झपकाई। आखिरकार राघव की डींगे मारने के शब्द भी खत्म हो गए और वह रुक गया। सभी चुप थे, उसकी डींगों से चक्कर महसूस कर रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, ग्रैंड मास्टर राघव वास्तव में अद्भुत है। मैं प्रशंसा में आपके सामने दंडवत प्रणाम करती हूं। ग्रैंड मास्टर राघव, क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? महिला ने राघव के डींगे मारने का समाप्त होने का इंतजार किया। उसके चेहरे पर खीज अगोचर थी। उसने सीधे उसे ग्रैंड मास्टर बुलाया। राघव जितनी ज्यादा डींगे मारेगा, उसे थोड़ी देर में उतना ही ज्यादा चेहरा खोना पड़ेगा। यह वही था जो वह और शिवांश देखना चाहते थे। अनुराधा चिंतित थी। वह जानती थी कि राघव संगीत सिद्धांत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसने अपना रास्ता खुद सील कर दिया था। क्या तुम वास्तव में चाहती हो कि मैं तुम्हारा मूल्यांकन करूं? राघव मुस्कुराया। कृपया ग्रैंड मास्टर राघव, महिला ने उम्मीद से झुकाव किया। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मूल्यांकन दूंगा। मैं तुम्हारे संगीत का वर्णन करने के लिए अभी 2 शब्दों का उपयोग करूंगा। राघव ने 2 उंगलियां उठाई। पूर्ण कचरा। सभी के भाव बदल गए, खासकर उस महिला के। वह गुस्से से राख हो गई और उसने राघव को घूरा। हा, मैंने 18 सालों तक कड़वाहट से वीणा का प्रशिक्षण लिया है। यह पहली बार है जब मैंने किसी को मेरे संगीत का मूल्यांकन पूर्ण कचरा के रूप में करते हुए सुना है। रोचक, उसने खींच गई। एक गुरु के मार्गदर्शन के बिना तुम 180 सालों तक प्रशिक्षण लेने के बाद भी कचरा ही रहोगी। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम कितने समय तक प्रशिक्षण लेती हो। एक घोंघा 18,000 सालों तक प्रशिक्षण ले सकता है और वह अभी भी तेज नहीं होगा। कारण यह है कि किसी ने तुम्हारे संगीत का मूल्यांकन कचरा के रूप में नहीं किया है क्योंकि वे लोग सिर्फ तुम पर चापलूसी कर रहे थे, या शायद तुम बहुत से लोगों को अपना संगीत सुनने नहीं देती हो। यह सब तुम्हारी अपनी अनुभव की कमी को साबित करता है। एक संगीत के मास्टर के रूप में तुम हेवनली दाव्स में झांकने के लिए म्यूजिक दाव का उपयोग करती हो। लक्ष्य शरीर और दावों को जोड़ना है ताकि दिल एक प्राकृतिक दायरे तक पहुंचे, ताकि कोई दोष न हो, कोई अशुद्धियां न हो। लेकिन तुम्हारा क्या? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन तुमने किसी और के आदेशों का पालन किया और मुझे निशाना बनाने के लिए अपने म्यूजिक दाव का उपयोग किया। खुद से पूछो, क्या तुम्हें वास्तव में कोई दोष महसूस नहीं होता? एक व्यक्ति के रूप में तुम कचरा हो, तो तुम संभवतः एक दिव्य गीत कैसे बजा सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि दूसरे तुम्हारे जितने ही बुद्धिहीन हैं? राघव खींच गया। सभी ग्रैंड हा के विशेषज्ञों के भाव बदल गए। इस बार राघव के शब्द सीधे थे और स्पष्ट रूप से उन्हें कोस रहे थे। तुम। महिला का भाव भी बदल गया और उसने राघव की ओर इशारा किया। क्या तुम? यहां तक कि तुम्हें भी बोलते समय दूसरों पर इशारा करने की आदत है। जैसा कि उम्मीद थी, तुम सभी एक ही जगह से हो। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए, अब जब मैंने तुम्हारे व्यक्तिगत चरित्र के बारे में बात पूरी कर ली है, तो मैं तुम्हारे काम पर बात करूंगा। तुमने जो वीणा गीत बजाया है, उसे डिवाइन सीलिंग सोल कामिंग सॉन्ग कहा जाता है, जबकि तुमने जो गीत गाया वो ग्रेट वेस्टलैंड वेस्टर्न स्क्रिप्चर का सुप्रीम सेंसिस चैप्टर था।
इसने एक सर्वोच्च अस्तित्व द्वारा उनके चढ़ने से पहले छोड़ी गई समझ को रिकॉर्ड किया। हालांकि धर्म ग्रंथ क्षतिग्रस्त है और समझना बहुत मुश्किल है। मूल का केवल 1000वां हिस्सा बाकी है और शुरुआत और समाप्ति दोनों खो गए हैं, जिससे कोई भी इसे समझने में सक्षम नहीं रहा है। तुम्हारे फाउंडेशन फोर्जिंग कल्टीवेशन बेस के साथ तुम तो दूर, एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ भी इसके भीतर की गहनताओं को समझने में असमर्थ है। तुमने वो गीत शुद्ध रूप से दिखावा करने के लिए गाया था। राघव के शब्दों ने लोगों के दिलों को हिला दिया। ऐसा लगा कि उसका पिछला मूल्यांकन जानबूझकर अपमानजनक नहीं था। उसके पास इसका समर्थन करने के लिए तथ्य थे। इन लोगों के बीच केवल कुछ ही ग्रेट वेस्टलैंड वेस्टर्न स्क्रिप्चर के बारे में सुना था। सुप्रीम सेंसिस चैप्टर के बारे में तो दूर की बात है, लेकिन वीणा बजाने वाली लड़की के चौंके हुए भाव को देखते हुए वे बता सकते थे कि उसके शब्द सही थे। अनुराधा भी सदमे में उछल गई। राघव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह संगीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन फिर वो इतना कुछ कैसे कहने में सक्षम था। सच कहूं तो राघव को वास्तव में संगीत सिद्धांत की कोई समझ नहीं थी, लेकिन इस महिला ने जो गीत बजाया था वो कुछ ऐसा था जिससे वो बहुत परिचित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने उसे एक बार डिवाइन सीलिंग सोल कामिंग सॉन्ग का एक खंड भेजा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह थी जिससे वह ईस्टर्न वेस्टलैंड में संयोग से मिला था, सारिका। वो गीत उस समय ड्रैगन ब्लड लीजन के लिए बेहद लाभदायक रहा था। यही कारण था कि उसे उसके भीतर की हर ताल याद थी। जहां तक ग्रेट वेस्टलैंड वेस्टर्न स्क्रिप्चर के सुप्रीम सेंसिस चैप्टर की बात है, वो कुछ ऐसा था जिसे उसने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में देखा था। ये एक कल्टीवेशन टेक्निक नहीं थी, नहीं, ये एक गुप्त कला थी। इसके बजाय ये एक प्राचीन पाठ था। उस समय उसे हिडन स्क्रिप्चर पवेलियन के प्राचीन पाठों से गुजरने के लिए एल्डर मास्टर की मंजूरी दी गई थी। उसने उन सभी को पलट दिया था। ये इसलिए नहीं था क्योंकि राघव इतना मेहनती था, बल्कि इसलिए कि वह 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट से संबंधित रिकॉर्ड ढूंढने की उम्मीद कर रहा था। अफसोस की बात है कि उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अपनी याददाश्त के कारण वो उन पाठों को नहीं भूला था जिन्हें उसने पढ़ा था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसने इतने सारे प्राचीन पाठ पढ़े थे कि वो वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों की शराब ठगने में सक्षम था। प्राचीन पाठों के भीतर कई गहन सिद्धांत थे जिन्हें समझना सभी के लिए मुश्किल था। वे सरल लगते थे, फिर भी हर शब्द के कई अर्थ थे और उनके भीतर समाहित सिद्धांत महान ज्ञान के स्रोत थे। इसलिए राघव इस महिला के वीणा संगीत और गायन से परिचित था, जिसने उसे अपना आत्मविश्वास दिया था। इसलिए ये जानते हुए भी कि ये एक जाल था, वो अपने प्रतिद्वंदी के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए इसमें कूद पड़ा था। मैंने डिवाइन सीलिंग सोल कामिंग सॉन्ग सालों पहले सुना था। उस व्यक्ति का बजाना सच्ची दिव्य क्षमता थी। यह लोगों को एक कलात्मक दायरे में खींचने में सक्षम था। वो तुमसे हजारों गुना बेहतर थी। फिर जहां तक तुम्हारे गायन की बात है, तुम्हारी साउंडाओ खांसी, मेरा मतलब है कि तुम्हारी आवाज की रेंज पर्याप्त चौड़ी नहीं है। इस तरह का उच्च कठिनाई वाला धर्म ग्रंथ तुम्हारी पहुंच से बाहर है। तुम्हारा बजाना औसत था, तुम्हारा गायन औसत था, और तुम उनके बीच कोई अनुनाद बनाने में असमर्थ थी। नहीं, तुम लोगों को उस तरह के कलात्मक दायरे में लाने में सक्षम थी। मुझे बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा प्रदर्शन पूर्ण कचरा था? राघव ने मांग की। हम्फ, इतना ऊपर और अलग कार्य करने की कोशिश मत करो। निटपिक करना किसे नहीं आता? अगर तुम में कोई क्षमता है तो हमें देखने के लिए अपना खुद का प्रदर्शन दिखाओ, क्रोधित महिला ने गुस्से में कहा। राघव थोड़ा मुस्कुराया। वह जानता था कि वह ऐसी बात कहेगी। सौभाग्य से उसके पास वो फोटोग्राफिक जेड था जिसे सारिका ने उसे भेजा था। वो बस थोड़ा और दिखावा करने और इसे बजाने वाला था। हालांकि ये एक व्यक्तिगत प्रदर्शन नहीं होगा। उसने पहले ही अपने प्रतिद्वंदी के चेहरे पर पर्याप्त थप्पड़ मार दिया था। कौन आदरणीय मेहमान अपनी उपस्थिति से मेरे ग्रैंड एक्साइज सिटी को सुशोभित कर रहा है? जैसे ही राघव फोटोग्राफिक जेड निकालने वाला था, एक राजसी आवाज पूरे ग्रैंड एक्साइज सिटी में गूंज उठी। राघव को जिसने चौंकाया वह यह था कि यह आवाज ग्रैंड एक्साई के सम्राट की थी। राघव और बाकी लोग हैरान रह गए।
आखिर कौन आया था जो सम्राट को भी परेशान कर सकता था और उसे इतना सम्मानजनक स्वर का उपयोग करा सकता था। इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस के शिष्य ग्रैंड एक्साई के महाराज का अभिवादन करते हैं। अचानक अमर संगीत जैसी एक आवाज गूंज उठी। केवल यह आवाज ही दूसरों को एक कलात्मक भावना महसूस कराने में सक्षम थी। प्रत्येक शब्द में हेवनली दाउस के क्राई का एक निहित आकर्षण था। इसे सुनकर लोगों को शांति महसूस होती थी। तो यह अमर महल के शिष्य हैं, कोई आश्चर्य नहीं। कृपया महल के हॉल में आए और हम बात कर सकते हैं। अभिषेक की आवाज गूंज उठी, जिससे सभी लोगों का चेहरा बदल गया। यहां तक कि ग्रैंड एक्साई का सम्राट भी केवल शिष्यों को प्राप्त करने की पहल करेगा। क्या हो रहा था? शिवांश और सौरभ चौंकने से कोई अपवाद नहीं थे, लेकिन चौंकने के बाद वे खुश थे। इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस एक ऐसी शक्ति थी जिसमें एक सच्चे अमर का उत्तराधिकार था। उनके प्रत्येक शिष्य अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन सभी के चारों ओर एक अमर आकर्षण था। उनके हाथों की हलचल में भी हेवनली दाउस का प्रवाह शामिल हो सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी म्यूजिक दाव वाइन गॉड पैलेस के वाइन दाव के समान थी। यह कुछ ऐसा था जिसके लिए साधक अपने सपनों में तरसते थे। इसलिए यह सुनकर कि वे इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस से आए थे, इन सभी लोगों को चौंका दिया और खुश कर दिया। ऐसे लोग ग्रैंड एक्साई में क्यों आएंगे? मैं हिम्मत नहीं करूंगी। मैं केवल इसलिए आई क्योंकि मैंने संगीत की आवाज सुनी। अगर मैंने आपको नाराज किया है तो कृपया मुझे माफ कर दे, एक महिला की आवाज ने जवाब दिया। ये एक संयोग से मिलना भाग्य है। ये बस होता है कि मेरे ग्रैंड एक्साई और ग्रैंड हा के युवाओं का अभी सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है। अगर परी हेवनली क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आकर उन्हें कुछ सुझाव दे सकती है तो मुझे खुशी होगी, अभिषेक ने कहा। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करूंगी कि मैं सुझाव दे सकती हूं, लेकिन मैं ग्रैंड एक्साई और ग्रैंड हा के युवाओं के कौशल का अनुभव करना चाहती हूं, उस महिला ने कहा। कृपया आगे बढ़े। अचानक हेवनली क्लाउड प्लेटफॉर्म कांप उठा और उस पर 10 से अधिक सुंदर आकृतियां दिखाई दी। ये सभी महिलाएं सफेद पोशाक पहने हुए थी और बेहद सुंदर थी। वे ऐसी लगती थी जो एक पेंटिंग से बाहर निकल गई हो। उनकी उपस्थिति के कारण पूरा हेवनली क्लाउड प्लेटफॉर्म एक पवित्र रोशनी से भर गया। माहौल पूरी तरह से बदल गया। वे बहुत सुंदर हैं, अनुराधा ने उन्हें ईर्ष्या से देखा। इन महिलाओं में एक विशेष आकर्षण था जो दूसरों को महसूस कराता था कि वे अपनी हीनता के कारण उन्हें छू नहीं सकते थे। सामने वाली महिला खासकर सुंदर थी। रोशनी का एक हल्का हल्का उसके शरीर को ढके हुए था। वह एक अमर की तरह थी जो मृत्युलोक में उतर आई थी, जिसे लोगों को उसके सामने घुटने टेकने की इच्छा होती थी। राघव, तुमने टोपी क्यों पहन ली? अनुराधा ने अचानक देखा कि राघव ने चुपके से एक टोपी निकाली थी जो उसके चेहरे को ढक रही थी। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। वो मुझे पसंद करती है और लंबे समय से मेरा पीछा कर रही है, लेकिन मैं स्वीकार करने के बजाय मर जाऊंगा। मैं ग्रैंड एक्साई भाग भी आया, लेकिन वह मेरा पीछा करते हुए यहां आ गई। मेरे सामने थोड़ा आओ ताकि वह मुझे पहचान न पाए, राघव ने फुसफुसाया। वो उसे जानता था। वो वही थी जिससे वह ईस्टर्न वेस्टलैंड में मिला था। इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस की शिष्य सारिका। वो वही थी जिसने राघव को फोटोग्राफिक जेड भेजा था, लेकिन उसे उसके बारे में एक अजीब भावना महसूस होती रही। उससे बात करना मुश्किल था। ऐसा लगता था जैसे वह एक अपरिवर्तनीय दुष्ट खलनायक था, जबकि वह एक शुद्ध हृदय दयालु परी थी जो लगातार उसे ज्ञान देने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वे दोनों दोस्त माने जा सकते थे, राघव को डर था कि वह उसे ज्ञान देने की कोशिश जारी रखेगी। चुपचाप देखना ही बेहतर था। अनुराधा ने राघव को घूरकर देखा, उस पर विश्वास नहीं करते हुए। इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस के सभी शिष्य दावों की कल्टीवेशन करते थे और उन्हें पुरुष और महिला संबंध रखने की अनुमति नहीं थी। वो इस बिंदु तक उसका पीछा कैसे कर सकती थी? वो स्पष्ट रूप से बकवास था। अनुराधा बस राघव की टोपी उतारने वाली थी और उसे बताने वाली थी कि वो गड़बड़ी ना करे जब सारिका बोली। उनकी ओर थोड़ा झुकते हुए उसने कहा, यह जूनियर सारिका है।
इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस की एक शिष्य। आज मैं ग्रैंड एक्साई क्यों आई? इसका कारण मूल रूप से वाइन गॉड पैलेस के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना था, लेकिन मुझे यहां संगीत की ओर खींचा गया, इसलिए कृपया मेरे अचानक घुसपैठ के लिए मुझे माफ कर दें। तुम बहुत विनम्र हो। आपके लिए यहां आकर मेरे ग्रैंड एक्साई की चाटुकारिता करना हमारे लिए एक आशीर्वाद है। कृपया बैठें। मेजबान के रूप में अकरम ने जल्दी से उनके लिए चीजों का प्रबंध किया। सभी ने जल्दी से उनके लिए एक जगह खोल दी, चाहे वह ग्रैंड हा के विशेषज्ञ हों या ग्रैंड एक्साई के। वे सभी श्रद्धा के साथ सारिका और बाकी लोगों को घूर रहे थे। वे अपने आसपास हेवनली दाओस की ऊर्जा महसूस कर सकते थे। ऐसा लगता था जैसे वे आकाश से आए हों। हर कोई बहुत विनम्र है। मैं इसलिए आई क्योंकि मैंने यहां से कुछ संगीत सुना और कुछ काम खत्म करने के बाद मैं देखना चाहती थी कि क्या हमारे बीच शायद भाग्य है। क्या मैं जान सकती हूं कि वो कौन था जो उस समय सितार बजा रहा था? सारिका ने पूछा। ये जूनियर था। मैंने इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस की परियों को मेरे गरीब कौशल पर हंसाया है। सितार बजाने वाली महिला एक अस्वाभाविक चेहरे के साथ आगे बढ़ी। हालांकि उसने म्यूजिक दाव में निपुण होने का दावा किया, वो जानती थी कि उसे इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस के शिष्यों के साथ तुलना करने का कोई अधिकार नहीं था। सारिका और बाकी लोगों को आकाश से देवियों की तरह दिखते देखकर वो ईर्ष्यालु और पूजा अभाव से भरी हुई थी। उसकी नजर बहुत जटिल थी। बहन, तुम बहुत विनम्र हो। 100 लोगों के बीच 100 अलग अलग तरह का संगीत होगा। सितार की आवाज दिल को दर्शाती है, और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव और समझ अलग है, एक ही गीत को अलग अलग स्वादों के साथ बजाया जा सकता है। प्रत्येक कला की अपनी संभावनाएं हैं और प्रत्येक व्यक्ति का दाव अलग है। कोई ऊंचा या नीचा, अश्लील या परिष्कृत नहीं है। ईस्टर्न वेस्टलैंड में मैंने एक निश्चित व्यक्ति से कई चीजें सीखी थी। तब से मैंने सभी प्रकार की म्यूजिक दाव में बहुत खुशी पाई है। प्रत्येक संगीतकार की शैली अलग अलग जीवनों का प्रतिनिधित्व करती है और वे सभी सीखने और अनुभव करने के लायक हैं। सारिका उस महिला पर मुस्कुराई। उसकी आवाज स्वर्गीय संगीत की तरह थी और यह सुरुचिपूर्ण और मिलनसार दोनों थी। वह एक अमर और नश्वर का एक मिश्रण लगती थी, जिससे लोगों को महसूस होता था जैसे वे सपना देख रहे हों। राघव चुपके से भीड़ से सारिका को झांका। वह चौंके बिना नहीं रह सका। सारिका वास्तव में एक अत्यंत भयानक क्षेत्र तक पहुंच गई थी। हालांकि उसने अपना आभा जारी नहीं किया था, राघव ने उससे किसी प्रकार की अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा महसूस की। ये ऊर्जा असीम थी। ऐसा लगता था जैसे सारिका स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य की एक भयानक नियंत्रक थी। इसने राघव को एक ऐसी भावना दी जैसे वह उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि उसके भीतर की वो ऊर्जा शांत थी, जिससे वो अपनी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सका। केवल 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट की तेज समझ का उपयोग करके उसने महसूस किया कि वो उसका मुकाबला नहीं था। आपके शब्द मुझे सम्मानित करते हैं। वे वास्तव में विचारणीय हैं और एक असहनीय रूप से अश्लील साथी के मुंह से निकलने वाले गंदे भाषण से लाखों गुना बेहतर है। महिला ने सारिका की ओर झुका, लेकिन उसकी आंखें भीड़ में एक निश्चित आकृति को देख रही थी। वह जानबूझकर सारिका के मूल्यांकन का उपयोग करके राघव पर पलटवार करने की कोशिश कर रही थी। इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस के शिष्य म्यूजिक दाव के शिखर पर खड़े थे। यहां तक कि ऐसी शख्सियत ने भी उसके संगीत को कचरा नहीं कहा था। तो राघव ऐसा करने के लिए कैसे योग्य हो सकता था? सारिका चौंक गई। उसने तुरंत उस महिला की नजर का पीछा किया और उसकी सुंदर आंखें चमक उठीं। एक खुशी से भरे स्वर में उसने कहा, राघव, तुम यहां क्या कर रहे हो? सारिका के राघव का नाम पुकारने से सभी हैरान रह गए। उन्होंने अविश्वास के साथ राघव को देखा। अनुराधा खासकर हैरान थी। क्या इसका मतलब यह था कि राघव अभी बकवास नहीं कर रहा था? धिक्कार है, उसने अभी भी मुझे पहचान लिया। बस एक झलक से मुझे पहचानने में सक्षम होना, मुझे लगता है कि इसका सीधा मतलब है कि मैं, राघव, मुर्गियों के झुंड के बीच एक असाधारण रूप से उत्कृष्ट सारस हूं। चूंकि वो खुला हो गया था, राघव ने अपनी टोपी उतारी और सारिका की ओर मुस्कुराया। ईस्टर्न वेस्टलैंड में अलग होने के बाद
देवी सारिका और भी सुंदर हो गई है। आपकी सुंदरता और कल्टीवेशन आधार हर गुजरते दिन के साथ आगे बढ़ता है। राघव ने मुस्कुराहट के साथ सारिका को देखा। ये कहने की जरूरत नहीं कि सारिका पहले से ही एक परी जैसी सुंदरता थी, लेकिन अब उसके आसपास का अमर आकर्षण और भी सघन हो गया था, जिससे ये सीमा के भाव के बहुत समान लगता था। लेकिन सीमा का अमर आकर्षण जन्मजात था, जबकि सारिका का अमर आकर्षण कल्टीवेशन के माध्यम से था। उनके भाव वास्तव में समान थे, लेकिन राघव की आंखों में जब सुंदरता की बात आती थी तो सीमा अभी भी उसे एक स्तर से हराती थी। शायद ये इसलिए था क्योंकि वो उसकी भविष्य की पत्नी थी और उसने अपनी पत्नी को अधिक सुंदर महसूस किया। सारिका ने राघव की मिलनसार मुस्कान पर कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। इसके बजाय उसने उसके साथ परिचित तरीके से काम किया। कहा, ईस्टर्न वेस्टलैंड में अलग होने के बाद राघव का अनुग्रह हमेशा की तरह है। यह वास्तव में एक व्यक्ति को आ भरने के लिए मजबूर करता है, लेकिन निश्चित रूप से गुजरते साल आकाशीय प्रतिभाओं पर काटने वाली एक तलवार की तरह है। समय मेरी उपस्थिति को बदल सकता है, लेकिन यह मेरे दिल को नहीं बदल सकता। या इसे एक सरल तरीके से कहें, जब मेरे चरित्र की बात आती है तो ये एक अंधे व्यक्ति के देखने की कोशिश करने जैसा है। ये निराशाजनक है, राघव ने लाचारी से कहा। राघव और सारिका को मुस्कुराते और बातचीत करते देखकर सभी देखने वाले हैरान रह गए। सारिका आकाश से एक दूत की तरह थी, जिससे वे सभी आरक्षित हो गए, डर गए कि वे उसे नाराज कर सकते हैं। लेकिन राघव अभी भी वैसा ही व्यवहार कर रहा था। उसकी लापरवाह उपस्थिति जब सारिका के अमर आकर्षण के साथ मिली तो उन्हें महसूस हुआ जैसे एक परी को सांसारिक दुनिया में गिरने के लिए मजबूर किया गया था। माफ करना, मैं असभ्य रही हूं। मैं ईस्टर्न वेस्टलैंड में संयोग से राघव से मिली थी। जिस व्यक्ति के बारे में मैं पहले बात कर रही थी वो वह था। बड़ी बहन, जो तुमने पहले कहा था किसी ने तुम्हारे बजाने की आलोचना की थी। तुम राघव के बारे में बात नहीं कर रही होगी, है ना? मैं सुनना चाहती हूं कि उसके लिए उसका किस तरह का मूल्यांकन था। सारिका ने उत्सुकता से कहा। वह महिला तुरंत हक्का बक्का रह गई। सभी रूपों से ऐसा लगता था कि सारिका राघव का गहरा सम्मान करती थी, लगभग जैसे वे साथी थे। इसलिए उसे पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है। ये कुछ नहीं था। इस बहन का संगीत बुरा नहीं था और कुछ हद तक अभिनव होने के रूप में प्रशंसा की जा सकती है। ग्रेट वेस्टलैंड वेस्टर्न स्क्रिप्चर के सुप्रीम सेंसेस चैप्टर को डिवाइन सीलिंग सोल कामिंग सॉन्ग के साथ जोड़ना काफी रचनात्मक था। राघव ने पहले उल्लेख की गई कमियों का उल्लेख करने के बजाय कहा। आखिरकार एक महिला को डांटते समय उसकी ओर इशारा करना उसके सम्मान के नीचे था। राघव को यह सुनकर उसकी नाराजगी काफी हद तक कम हो गई। राघव उसे चेहरा दे रहा था। ओह, ग्रेट वेस्टलैंड वेस्टर्न स्क्रिप्चर का सुप्रीम सेंसेस चैप्टर असाधारण रूप से गहन है। हालांकि केवल एक अधूरा अवशेष ही रहता है। यह अभी भी दूसरों को बहुत लाभ पहुंचाने में सक्षम है। इसका प्रत्येक शब्द एक गूढ़ रत्न है। इसे डिवाइन सीलिंग सोल कामिंग सॉन्ग के साथ जोड़ना बेहद मुश्किल होगा। अगर गायक की मुखर सीमा पर्याप्त नहीं थी तो ये शब्दों को मन कर देगा और पूरी समृद्धि को बनाए रखने में असमर्थ होगा। यह आत्मा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बड़ी बहन का उन्हें जोड़ने में सक्षम होना वास्तव में एक अद्भुत बात है। सारिका ने प्रशंसा की। महिला को सारिका की ओर खुद को झुकाने की इच्छा थी। अपने महान अनुभव को नजरअंदाज करते हुए भी केवल यह महानता ही कुछ ऐसा था जिसे वह केवल देख सकती थी। यह सोचकर कि उसने जानबूझकर किसी और के आदेशों के कारण राघव को उकसाया था, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। मिस सारिका, चूंकि आप आए हैं तो आप भी एक गीत क्यों नहीं बजाती? अगर आप ऐसा करती तो मैं खुशी के आंसू रोता, राघव ने मुस्कुराहट के साथ कहा। सारिका हल्का सा मुस्कुराई। चूंकि राघव ने ऐसा कहा है तो मैं मना करने की हिम्मत नहीं करूंगी। ये कैसा रहेगा? मैं खुद को शर्मिंदा करूंगी और वो गीत बजाऊंगी जो बड़ी बहन ने अभी बजाया है। सभी कृपया इस पर ध्यान से विचार करें। सारिका मंच पर उठ गई। उसके हाथ के लहरान के साथ उसके सामने एक प्राचीन सितार दिखाई दिया। वीणा लगभग 2.5 मीटर लंबी थी।
जिसका सिर एक ड्रैगन जैसा और शरीर एक फीनिक्स जैसा था। ये किस लकड़ी से बनी थी, ये अज्ञात था, लेकिन उस पर बनी नसें, वेन पैटर्न्स लगभग शल्कों जैसी लग रही थी। उसमें से एक सरल प्राचीन आभा निकल रही थी। हर कोई जल्दी से ठीक से बैठ गया। सारिका के बजाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राघव, क्या तुम सच में इस दिव्य परी को जानते हो? क्या वो वास्तव में तुम्हारा पीछा कर रही है? अनुराधा ने निराशा के भाव से राघव को देखा। मूर्ख लड़की, क्या तुम अभी भी बच्ची हो? तुम हर उस बात पर विश्वास करोगी जो कोई भी कहता है। हां, मैं उसे जानता हूं, लेकिन वह इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस से है और उन्हें व्यक्तिगत संबंध रखने की अनुमति नहीं है। तुम्हारा इस तरह की बकवास पर विश्वास करना, क्या तुम मूर्ख हो? अनुराधा के पूरी तरह से गंभीर भाव को देखकर राघव अवाक हुए बिना नहीं रह सका। इस बच्ची की बुद्धिमत्ता में गंभीर रूप से कमी थी। कि तो ये बात थी। रुको, तुम मूर्ख हो। अनुराधा एक हंसी के साथ राघव पर चिल्लाई। ठीक इसी पल सारिका ने अपने हाथ फैलाए और उसकी लंबी उंगलियां धीरे से वीणा के तारों को छेड़ना शुरू कर दिया। गहरी आवाजें हवा में गूंज उठीं। जो गीत वह बजा रही थी वो वही था, लेकिन जहां उस औरत का वादन फैला हुआ और हल्का था, वही ये ध्वनि भारी थी, सीधे लोगों के दिलों की गहराइयों और यहां तक कि उनकी आत्माओं में भी प्रवेश कर रही थी। राघव हल्के से मुस्कुराया। यह संगीत दाओ का सच्चा शिखर था। अपने दिल का उपयोग करके हेवनली दाओस से जुड़ना, अपने संगीत को अपने विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करने देना, यह एक अविश्वसनीय रूप से साफ पानी वाले गहरे तालाब में गिरने जैसा था, जिसमें जरा भी अशुद्धियां नहीं थी। जैसे ही वीणा का संगीत बजा, वे सभी एक और दुनिया में खिंचे चले गए। उन्हें लगा जैसे वे अंतरिक्ष में बैठे हैं। सितारे उनके चारों ओर बह रहे थे जब वे चुपचाप ब्रह्मांड के कामकाज को देख रहे थे। शुरुआत में आदिम अराजकता, प्राइमल केओस, बंटी यांग ने स्वर्ग बनाया, यिन ने पृथ्वी बनाई। यिन और यांग विभाजित हुए, स्वर्ग और पृथ्वी का सामना हुआ। एक सुंदर आवाज अचानक उस अंतरिक्ष के भीतर प्रकट हुई, उनकी आत्माओं में गहराई तक प्रवेश कर गई। ऐसा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी जप कर रहे हों, जैसे देवता फुसफुसा रहे हों। उसी पल राघव ने दुनिया की शुरुआत देखी। सबसे पहले आदिम अराजकता के अलावा और कुछ नहीं था। फिर यिन और यांग विभाजित हुए, स्वर्ग और पृथ्वी का जन्म हुआ। दुनिया घूमने लगी और तारे आकाश में चमकने लगे। कितना गहरा कलात्मक क्षेत्र है। वो वास्तव में संगीत दाओ का उपयोग करके शास्त्र को प्रकट करने में सक्षम है। यह अभिव्यक्ति मूल निर्माता के कलात्मक क्षेत्र के सबसे नजदीक है। अफसोस की बात है कि सुप्रीम सेंसेस चैप्टर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है, नहीं तो वो सचमुच संगीत दाओ का उपयोग करके इसे इसकी मूल स्थिति में बहाल करने में सक्षम हो सकती थी। अभिषेक सफेद बालों वाले बुजुर्ग के साथ एक भव्य महल में बैठा था। सफेद बालों वाले बुजुर्ग की धुंधली आंखें महल के बाहर देख रही थी। ये लड़की शायद इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस की भविष्य की उत्तराधिकारी है। वो पहले ही दाओ के साथ एक होने के दायरे में पहुंच चुकी है। वह एक एम्पायरियन का रूप है। अभिषेक ने सिर हिलाया। उसने आह भरी। एम्पायरियन स्वर्ग और पृथ्वी के सच्चे पसंदीदा है, दुनिया के भविष्य के स्वामी हैं। अफसोस की बात है कि मेरे ग्रैंड एक्साई का कर्म संबंधी भाग्य एक एम्पायरियन को जन्म देने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे ही वे दोनों महल में भावुकता से आहें भर रहे थे, हेवनली क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर सारिका ने अपने हाथ वीणा पर दबाए और उसका गाना रुक गया। हर कोई अभी भी एक तरह के हेवनली दाओ के दायरे में फंसा हुआ था। राघव सबसे पहले ताली बजाने वाला था। सारिका की वीणा कला पहले ही पूर्णता के एक दिव्य दायरे तक पहुंच चुकी थी। राघव ने सचमुच प्रशंसा में उसके सामने सिर झुका दिया। इस हेवनली क्लाउड प्लेटफॉर्म पर यह वीणा संगीत केवल स्वर्ग के ऊपर, यहां बादलों और हवा में ही मौजूद हो सकता है। मनुष्य की दुनिया केवल कभी कभार ही ऐसी चीज सुन सकती है। राघव ने प्रशंसा की। तभी सब लोग ठीक हुए।
अनुराधा ने राघव के लिए और भी ज्यादा प्रशंसा महसूस की क्योंकि वो किसी की इतनी वाक्पटुता से चापलूसी करने में सक्षम था। मैं ऐसे शब्दों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करती। राघव, आपके मेरे बारे में इस तरह से प्रशंसा करने के बाद क्या आप कृपया मुझे कुछ सुझाव देंगे? सारिका ने कहा। मैं नहीं कर सकता क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई दोष नहीं है, और चूंकि हम एक दूसरे से इतने परिचित हैं, मुझे डर है कि अगर मैं लगातार आपकी प्रशंसा करूंगा तो आप शर्मिंदा हो जाएंगी। राघव ने कहा। यह गाना और वीणा वादन सचमुच दोष रहित था। राघव जैसे शौकिया को छोड़ो, संगीत, दाओ का कोई और विशेषज्ञ भी कोई दोष नहीं निकाल पाएगा। शिवांश भी कुछ विनम्र शब्द कहने के लिए ऊपर गया। वो कुछ ऐसा कहना चाहता था जो उसके अपने सुसंस्कृत और कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करे, लेकिन जब उसने मुंह खोला तो उसे पता नहीं था कि क्या कहना है, क्योंकि राघव ने पहल की थी। इसने प्रशंसा के अन्य सभी शब्दों को बेस्वाद बना दिया। दूसरी ओर अनुराधा, जो स्वाभाविक रूप से शुद्ध हृदय वाली थी और सारिका की पूजा भी करती थी, ने उसका हाथ पकड़ा और लगातार बकबक करना शुरू कर दिया। कई बार अकरम ने उसे शिष्टाचार का ध्यान रखने के लिए देखा, लेकिन उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। बड़ी बहन, तुम आज रात मेरे घर क्यों नहीं रुकती? मैं तुम्हें बताती हूं। राघव के पास बहुत बढ़िया शराबें हैं जो उसने वाइन गॉड पैलेस से ठगी है। मैं तुम्हें कुछ पिलाऊंगी। अनुराधा व्यावहारिक रूप से दिव्य सारिका के लिए पूजा से भरी हुई थी और उसका मुंह भी बेफिक्र हो गया, जिससे वो कुछ भी और सब कुछ कहने लगी। राघव गुस्से में आ गया। अरे मूर्ख लड़की, तुम क्या कह रही हो? तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये ठगी थी? इसके अलावा क्या तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है? अगर तुम किसी को दावत देने जा रही हो तो दूसरों को उदार बनने के लिए क्यों मजबूर कर रही हो? हम्फ, बस देखो कि तुम कितने कंजूस हो। बड़ी बहन सारिका, यहां रुको, मैं तुम्हें अपनी शराब पीने के लिए दूंगी। अनुराधा ने अभी तक सारिका का हाथ नहीं छोड़ा था। धन्यवाद छोटी बहन, ऐसा ही होता है कि देर हो रही है और तुम्हारा मुझे अंदर लेना स्वाभाविक रूप से मुझे अंतहीन रूप से आभारी महसूस कराता है। मैं कैसे मना कर सकती हूं? सारिका मुस्कुराई। सारिका को सच में सहमत होते देख अनुराधा खुश हो गई। सौरभ ने तुरंत किसी को कमरे तैयार करने के लिए भेजा। इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस के शिष्यों का ग्रैंड एक्साई के शाही महल में रहना ग्रैंड एक्साई के लिए एक इमेंस सम्मान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस की कल्टीवेशन की दुनिया में स्थिति बस इतनी ऊंची थी। राघव, मैं कल वाइन गॉड पैलेस में हाई प्रीस्ट को श्रद्धांजलि देने जा रही हूं। क्या तुम भी आना चाहोगे? सारिका ने अचानक पूछा। निश्चित रूप से। मैं हमेशा हाई प्रीस्ट को श्रद्धांजलि देना चाहता था, लेकिन मैंने सुना कि उन्हें दूसरों द्वारा परेशान किया जाना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे कभी मौका नहीं मिला। राघव खुश हुआ। हाई प्रीस्ट वाइन गॉड पैलेस के स्वामी थे। उन्हें वाइन गॉड का एक प्रेरित अपोस्टल होने का दावा किया जाता था, जिसे उनकी महिमा फैलाने के लिए भेजा गया था। वो एक अत्यंत रहस्यमय अस्तित्व थे। जब आसमान गहरा गया तो एक और दावत थी, लेकिन सारिका ने सौरभ के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और उसमें शामिल नहीं हुई। इसके बजाय ये अनुराधा थी जिसने उसे खींच लिया था। सबसे अधिक संभावना है कि वह वाइन गॉड पैलेस से अपनी युद्ध लूट दिखाने गई थी। रात की दावत एक अत्यंत शांत माहौल में समाप्त हुई। अगली सुबह राघव को वाइन गॉड पैलेस जाने के लिए सारिका का निमंत्रण मिला। न केवल राघव और सारिका जा रहे थे, बल्कि अनुराधा, सौरभ, शिवांश और किरण भी उनके साथ आ रहे थे। जब उन छहों ने वाइन गॉड की छवि के सामने धूप जलाई तो दूसरों के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन राघव द्वारा जलाई गई अगरबत्तियां एक बार फिर तुरंत राख में बदल गई, जिससे दूसरे चौंक गए। सब लोग कृपया अंदर आए। हाई प्रीस्ट पहले ही दिव्य हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। मेहमानों का स्वागत करने के प्रभारी शिष्य ने रास्ता दिखाया। हर कोई उसके पीछे वाइन गॉड पैलेस में चला गया। इस बार सारिका प्रमुख थी, दूसरे केवल उनका साथ दे रहे थे।
यह जानना जरूरी था कि हाई प्रीस्ट कोई ऐसा व्यक्ति नहीं थे जिससे कोई भी मिल सके। यहां तक कि सम्राट भी जब चाहें तब उनसे नहीं मिल सकते थे। ग्रैंड एक्साई के सम्राट ने कई वर्षों तक सत्ता संभाली थी, लेकिन उन्होंने हाई प्रीस्ट को केवल एक बार देखा था। दूसरों के पास तो योग्यता भी नहीं थी। चूंकि सारिका इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस की एक शिष्या थी, उसने पहले ही कई दिन पहले एक अभिवादन भेजा था और हाई प्रीस्ट से मिलने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। राघव और अन्य लोग केवल उससे लाभ उठा रहे थे। मूल रूप से अक्रम और अन्य राजकुमार भी आना चाहते थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। अगर बहुत ज्यादा लोग जाते तो यह बहुत अभद्र होता। तो ग्रैंड एक्साई से 2, ग्रैंड हा से 2 थे। मेजबान सारिका के साथ साथ राघव को भी जोड़ने पर पहले से ही काफी लोग थे। अगर और आते तो ऐसा लगता कि वे हाई प्रीस्ट के लिए सम्मान की कमी दिखा रहे हैं। जिस रास्ते पर वे जा रहे थे वो वही छोटा रास्ता था जिसे राघव और अनुराधा ने पहले लिया था। इसने उन्हें उनके कल्टीवेशन के आधार से वंचित कर दिया। वे धीरे धीरे एक घुमावदार जंगल से होते हुए उसका अनुसरण कर रहे थे। वाइन गॉड पैलेस वास्तव में मानव दुनिया के भीतर एक वंडरलैंड है। एकांत और घुमावदार रास्ता, पहाड़ों में छिपे छोटे मंडप, ये लगभग मेरे ग्रैंड हा के हिडन इमॉर्टल आइलैंड के समान है। शिवांश ने आसपास के दृश्यों को देखते हुए प्रशंसा की। राघव अंदर ही अंदर हंसा। यह सचमुच बेशर्मी थी। राघव ने शिवांश को एक सुसंस्कृत विद्वान की तरह काम करते हुए बिना कुछ कहे देखा, लेकिन सौरभ खुद को अपना मुंह खोलने से नहीं रोक सका। राजकुमार शिवांश की तुलना थोड़ी गलत है। वाइन गॉड पैलेस में एक सच्चे देवता की विरासत है, जबकि आपके हिडन इमॉर्टल आइलैंड के चारों ओर केवल कुछ मिथक ही घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी तुलना करने के लिए अंतर बहुत बड़ा है। ग्रैंड हा का हिडन इमॉर्टल आइलैंड सुंदर दृश्यों वाला एक द्वीप से ज्यादा कुछ नहीं था। द्वीप को और ज्यादा प्रसिद्ध बनाने के लिए उन्होंने इससे जुड़ी कॉन्ट्राइव दिव्य कहानियों का एक समूह गढ़ा था। फिर उन्होंने द्वीप पर कुछ प्राचीन अवशेष बनाए थे। फिर पूरे मार्शल हेवन महाद्वीप को देखते हुए उन्होंने प्रसिद्ध हस्तियों को चुना और उन हस्तियों के कुछ निशान द्वीप पर फेंक दिए। वे चिल्लाते, देखो, वो भव्य हस्ती वास्तव में मेरे ग्रैंड हा से आई थी। उनके पास कोई नींव नहीं थी, इसलिए उन्होंने बेतरतीब ढंग से जो चाहा वह बना दिया। इससे ग्रैंड एक्साई बहुत असंतुष्ट था। यही वजह थी कि सौरभ खुद को पलटवार करने से नहीं रोक सका। वे सभी मिथक बहुत पहले हुए थे और उनकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है। हम पूर्ण निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि हिडन इमॉर्टल आइलैंड पर कोई सच्चा अमर नहीं था, इसलिए आपके लिए यह कहना बहुत जल्दी है। इसके अलावा मैंने केवल यही कहा था कि दृश्य समान था। भाई सौरभ ने मेरे शब्दों को गलत समझा। हालांकि वह राघव से मेल नहीं खा सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि शिवांश को बहस करना नहीं आता था। जब वाक्पटुता की तुलना की जाती थी तो राघव शिवांश को एक ही वाक्य से गला घोंट सकता था, और शिवांश के पास सौरभ के साथ भी वही क्षमता थी। सौरभ के पास जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। आदरणीय अतिथि लौट आए हैं, कृपया इस शिष्य से ये प्रणाम स्वीकार करें। जब वे पहले मंडप पर पहुंचे तो उस समय का आदमी उसके सामने खड़ा था और उसने राघव की ओर सिर झुकाया। इससे हर कोई चौंक गया। ये क्या हो रहा था? वाइन गॉड पैलेस के शिष्य कब से दूसरों को सिर झुकाने लगे। राघव ने जल्दी से उसे उठाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। वे सब आकाश और पृथ्वी को हिलाने की क्षमता वाले भव्य व्यक्ति थे, जबकि वह बस एक ठग था। पिछली बार वो वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानता था। जब उसे इसके बारे में पता चला था तो उसे ठंडा पसीना आने लगा था। राघव ने विनम्रता से कहा, मैं वास्तव में ऐसी चीज स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। डिसाइपल को आपके मार्गदर्शन के कारण अचानक समझ आई। मेरे दिल की बेड़ियां टूट गई और बादल और धूल बह गए। मैं हर दिन आपके लौटने का इंतजार कर रहा था ताकि डिसाइपल आपको धन्यवाद दे सके। अगले कुछ दिनों के भीतर डिसाइपल ज्ञान की यात्रा पर जा रहा है, इसलिए आदरणीय अतिथि के आने से
डिसाइपल की इच्छा पूरी हो गई है, वाइन गॉड पैलेस के शिष्य ने कहा। उसने एक बार फिर राघव की ओर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और उनकी नजरों से गायब हो गया। अनुराधा को छोड़कर दूसरों को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा था। ये किस तरह का मजाक था। वाइन गॉड पैलेस के सभी शिष्य अतुलनीय रूप से अभिमानी लोग थे। उनका एक युवक की ओर सिर झुकाना और यहां तक कि खुद को डिसाइपल कहना, क्या ये दुनिया पागल हो गई थी? यहां तक कि सारी का भी कोई अपवाद नहीं थी। जब उसने राघव को देखा तो उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी, जिससे वह शर्मिंदा महसूस करने लगा। उसने कहा, सच कहूं तो यह बस एक संयोग था। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बेतरतीब चीज कह डाली, लेकिन ये सीनियर इसके माध्यम से खुद को ज्ञान देने में कामयाब रहे। ये बस उनका भाग्य था और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। वे आगे बढ़ते रहे। नतीजतन जिन मंडपों से वे गुजरे, उनमें से लोग राघव को अपना सम्मान देने के लिए बाहर आते रहे, जिससे वे अवाक रह गए। क्या राघव का दूसरे लोगों के साथ रिश्ता सचमुच इतना अच्छा था? अरे कमीने, तुम आखिरकार लौट आए। इधर आओ, चलो 300 और लड़ाई लड़ते हैं। अचानक उनके सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई, जिससे वे सदमे में उछल पड़े। यह व्यक्ति 2 मीटर से अधिक लंबा था। उसके बाल कंधों तक लटक रहे थे और उसका भयंकर दिखने वाला चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे तांबे या कांसे का बना हो। उसकी आंखों में एक अशुभ चमक मौजूद थी। उसकी कोई भी आभा बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थी। सिर्फ उसे घूरने भर से ही उनकी खोपड़ियां सुन्न हो गई। शिवांश, किरण और सौरभ सभी हैरान थे। उन्होंने इस व्यक्ति को एक पौराणिक व्यक्ति के रूप में पहचाना, जिसने एक बार महाद्वीप के अधिकांश हिस्सों को हिलाकर रख दिया था, वो भीषण यांग कसाई देवदत्त। राघव ने आत्मविश्वास से मुट्ठी आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे मोटे, क्या तुम्हें लोगों को इस तरह डराना जरूरी है? आज मैं अपने दोस्त को हाई प्रीस्ट से मिलने ले जा रहा हूं, इसलिए अपनी गर्दन धोकर मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें तब तक कुचलूंगा जब तक तुम्हारी एक भी उंगली न बचे। सौरभ की आत्मा लगभग डर के मारे भाग गई और उनका चेहरा हरा पड़ गया। क्या राघव अब अपनी जिंदगी नहीं चाहते थे? जैसा कि अपेक्षित था, देवदत्त ने गुस्से से माथे पर बल डाला और उन्होंने भी राघव की ओर एक मुट्ठी बढ़ाई और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। इस भयानक राक्षस जैसे देवदत्त के सामने अनुराधा जरा भी डरी नहीं और वो यहां तक कि खिलखिला उठी। अंकल मोटे, पिछली बार तुम इतनी बुरी तरह हारे थे, क्या तुम इस बार बदला लोगे? ये देवदत्त डरावना नहीं था। असली भय तब आया था जब राघव और देवदत्त ने शराब पीना शुरू किया था। उस समय उन्होंने एक दूसरे को गुस्से से गालियां देना शुरू कर दिया था। उनका वर्तमान रूप वास्तव में उनका दोस्ताना रूप था। देवदत्त ने क्रोध में कहा, अरे ओ लड़की, क्या तुम्हें बोलना आता है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? कैसी बुरी हार। वो एक मेहमान है और एक बच्चा भी, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से उससे कुछ जीतने देना पड़ा। जल्दी करो और जाओ ताकि तुम वापस आ सको। इस बार मैं अपना सारा नुकसान मिटा दूंगा। देवदत्त के अंतिम शब्दों ने अंततः अनुराधा के शब्दों की पुष्टि कर दी। देवदत्त पिछली बार हार गए थे और उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। देवदत्त के क्षेत्र को पार करते हुए वे वाइन गॉड पैलेस के स्वागत शिष्य के पीछे पीछे आगे बढ़े। सौरभ खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, राघव, तुमने उस भयानक व्यक्ति को हरा दिया। तुमने ये कैसे किया? राघव ने सिर हिलाया। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हम एक उंगली अनुमान लगाने वाला पीने का खेल खेल रहे थे। वो मुझे हरा नहीं पाया और जैसे ही वो हारा, उसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। जब मुझे गाली दी जाती है तो मैंने भी गाली दी और वो मुझे गाली देने में भी हरा नहीं पाया। अब वो फिर से हारने की कोशिश कर रहा है। सौरभ चौंक गए। क्या तुम उससे डरते नहीं? डर किस बात का? वो अब वाइन गॉड पैलेस का एक शिष्य है और उसने बहुत पहले ही अपनी कसाई की तलवार को एक शराब के पीपे से बदल दिया है। वो मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वो मुझे उंगली अनुमान के खेल में हरा नहीं पाया।
वो मुझे गाली देने में हरा नहीं पाया और वह मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुमने अभी उसका क्रोधित चेहरा नहीं देखा? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास मुझे हराने का कोई तरीका नहीं है। सच कहूं तो उसे मेरा धन्यवाद करना चाहिए। सारा दिन शराब बनाने के बजाय मैं कुछ खेल, कुछ शराब और कुछ गाली के साथ उसका साथ दे सकता हूं। सोचो ये जीवन कितना महान है। उसे मेरा बहुत आभारी होना चाहिए। राघव हंसते हुए बोले। अनुराधा खिलखिला उठी। बड़े भाई राघव बहुत शैतान है। वो अंकल मोटे उनसे इतने बुरी तरह हारे कि मैं देख भी नहीं पाई। अंत में बड़े भाई राघव इतने बेशर्म थे कि उन्होंने उनसे शराब भी मांगी और जब उन्होंने उन्हें नहीं दी तो उन्होंने उन्हें गाली दी। उन दोनों ने एक दूसरे को भयंकर रूप से गाली दी, लेकिन अंत में अंकल मोटे ने फिर भी बड़े भाई राघव को शराब दी। इसलिए मुझे लगता है कि बड़े भाई राघव अंकल मोटे से ज्यादा शैतान और भयंकर है। राघव ने ठंडे ढंग से मांग की। ए एहसान फरामोश जो दया भूल जाता है, मेरी सारी शराब थूक दो। अनुराधा ने उन्हें जीभ दिखाई और उल्टी करने का इशारा किया। छी, अपना हाथ बाहर निकालो और मैं थूक दूंगी। सौरभ ने अनुराधा को खींचा। अनुराधा, अपने शिष्टाचार पर ध्यान दो। तुम एक राजकुमारी हो। ये बच्ची इतनी मूर्ख कैसे हो गई थी कि ऐसा अनुचित कार्य करे? सारिका हल्की सी मुस्कुराई। राघव ऐसे व्यक्ति हैं जो तुच्छ बातों की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से व्यवहार करना पसंद करते हैं। और छोटी बहन अनुराधा भी बहुत अच्छी है। तुम दयालु और शुद्ध हो, इसलिए सामान्य रहना ठीक है। ओ, बड़ी बहन सारिका मेरी अत्यधिक प्रशंसा करती है। अनुराधा सारिका की प्रशंसा पाकर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थी। शिवांश और किरण ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गुस्सा देखा। वे दोनों छाया की तरह थे, जिन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया था। हालांकि इस बार ग्रैंड एक्साई आने का उनका मुख्य लक्ष्य वाइन गॉड पैलेस के साथ अच्छा संबंध बनाना था। उनके पास उनका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वागत शिष्य के नेतृत्व में उन्होंने एक बड़ा पहाड़ पार किया और एक सपाट भूमि पर पहुंचे जिसके ऊपर एक महल बना हुआ था। स्वागत शिष्य ने उन्हें केवल दरवाजे तक पहुंचाया और फिर रुककर अंदर जाने की अनुमति दी। कृपया अंदर जाए। अंदर प्रवेश करते ही पहली चीज जो उन्होंने देखी वो एक फोल्डिंग स्क्रीन थी। उसके ऊपर एक कविता लिखी हुई थी। शराब में महान ब्रह्मांड समाया है, बर्तन में समय का गुजरना। सभी चीजें गति में है, स्वतंत्र रूप से बदल रही है। साफ शराब पानी की तरह बेस्वाद है, गंदी शराब शोरबे की तरह घनी। आदिम अराजकता, प्राइमल केओस, स्पष्टता और अस्पष्टता में बदल जाती है। सौ स्वाद आकाश के भीतर पकते हैं। शराब व्यक्ति को नाम और दौलत की राहीन दौड़ से भागने देती है। नशे में होना 10,000 दांवों का सपना देखना है, जागना दुनिया को देखना है। ये कविता अमर अक्षरों, इमॉर्टल कैरेक्टर्स का उपयोग करके लिखी गई थी। अक्षरों के स्ट्रोक कभी रुके नहीं, जिससे कविता ऐसी दिख रही थी जैसे उसे एक बार में लिखा गया हो। यह थोड़ा अव्यवस्थित और बेपरवाह भी लग रहा था। यह ऐसा था जैसे इसे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा गया हो। यह ऐसा था जैसे एक मास्टर सुलेखक नशे में धुत हो गया हो और सफाई की परवाह किए बिना इसे लिख दिया हो। यह आत्मविश्वासी और आसान था और इसमें अपनी दांव की आभा, दाव चाम समाहित थी। सारिका और अन्य लोग स्क्रीन के सामने खड़े थे और शब्दों को देखते हुए सोच में डूबे थे। चाहे वो वास्तविक शब्द हों या सुलेख, उन सभी में असीम दांव आभा समाहित थी। अगर वे इसके भीतर की गहनता को समझ सके तो ये उन्हें जीवन भर लाभ पहुंचाएगा। शिवांश ने लिखावट की जांच करते हुए प्रशंसा की। ये एक प्रकार का चरम क्षेत्र, पीक रियल्म, और एक कलात्मक क्षेत्र भी है। लेखक की भावना और अंतर्दृष्टि की एक झलक ने उन्हें अपनी समझ को व्यक्त करने के लिए इस तेज और बेपरवाह तरीके का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। इस तरह की बुद्धिमत्ता, ये जादुई शक्ति, ये अज्ञात था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था या नहीं, लेकिन उसकी प्रशंसा की विशाल मात्रा ने राघव के बाल खड़े कर दिए। क्या उसमें वास्तव में कोई शर्म नहीं थी? भले ही उसे प्रशंसा करनी हो, उसे तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। जिस तरह से शिवांश ने इसे रखा, ऐसा लगा जैसे ये शब्द मृतकों को भी वापस जीवन में ला सकते हैं।
महल के भीतर से एक प्राचीन आवाज गूंजी, तुम मेरी तारीफ करते हो, जैसा कि ग्रैंड हा के राजकुमार से अपेक्षित था। शब्दों के साथ ये कल्पना शक्ति और चमक प्रशंसनीय है। मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्य दोस्त इस बूढ़े आदमी की लिखावट का मूल्यांकन कर सकते हैं। हर कोई चौंक गया था। इस व्यक्ति का महल के भीतर से बोलना यह हाई प्रीस्ट ही होना चाहिए। यह अप्रत्याशित था कि यह कविता हाई प्रीस्ट द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखी गई थी। शिवांश का अनुसरण करते हुए किरण भी प्रशंसा से भर गई, जिससे राघव निःशब्द हो गए। किरण ने कहा, वरिष्ठ का सुलेख बेपरवाह और अप्रतिबंधित है। साहसी स्ट्रोक अपनी उत्कृष्ट इच्छाओं को व्यक्त करते हुए घुमावदार ड्रैगन की तरह है। हाई प्रीस्ट की आवाज गूंजी, इस बूढ़े आदमी का सुलेख बहुत अकुशल है। युवा दोस्त का इस तरह मेरी प्रशंसा करना मुझे शर्म से लाल कर देता है। क्या अन्य दोस्तों को कुछ कहना है? कृपया संकोच न करें। हाई प्रीस्ट की आवाज बेहद दयालु और शांतिपूर्ण थी। उनमें अद्वितीय विशेषज्ञ की दबंग हवा नहीं थी। वो एक दयालु बुजुर्ग की तरह लग रहे थे। सौरभ ने सम्मानपूर्वक कहा, यह छोटा सुलेख नहीं समझता, लेकिन शब्दों के भीतर मैं एक असीम और भव्य कलात्मक क्षेत्र को महसूस कर सकता हूं। यह मेरी साधना के लिए बहुत लाभकारी है, इसलिए वरिष्ठ की दिव्य कृति ने मुझे पहले ही बहुत लाभ पहुंचाया है। हाई प्रीस्ट ने कहा, युवा दोस्त अजय दाओ, अनडिफीटेबल दाओ की साधना करते हैं, जिसके लिए दिल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। दिल को चिंता मुक्त रखना बहुत मुश्किल है। अनुराधा थोड़ी घबरा गई। राघव पीली पड़ी अनुराधा पर मुस्कुराए। ठीक है, सबसे बुरा होने पर बस बहुत सारी बकवास कह दो। हाई प्रीस्ट बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो तुम्हें मारेंगे नहीं। अब तो सारिका भी निःशब्द थी। राघव वास्तव में कुछ भी कहने की हिम्मत रखते थे। क्या वो पहले स्थिति का न्याय करना नहीं जानते थे? हाई प्रीस्ट हंसे, युवा दोस्त, घबराओ मत, तुम जो चाहो कह सकती हो। अनुराधा ने शर्मिंदगी से कहा, तो मैं आपको सच बताऊंगी, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं इनमें से अधिकांश अक्षरों को भी नहीं पहचानती। हाई प्रीस्ट हंसते हुए आश्चर्यजनक रूप से खुश लग रहे थे। अच्छा, इतना स्पष्ट होना दुर्लभ है। अगर तुम जानती हो तो तुम जानती हो, अगर तुम नहीं जानती हो तो तुम नहीं जानती हो। दुनिया की विशालता को देखते हुए कौन सब कुछ जान सकता है? अनुराधा खुशी से बोली, बहुत धन्यवाद दादा हाई प्रीस्ट। इतनी आत्मीय होकर कि उन्होंने हाई प्रीस्ट को वरिष्ठ से दादा कहकर संबोधित करना भी बदल दिया। लेकिन अनुराधा वास्तव में प्यारी लग रही थी, खासकर जब वो हठी नहीं थी। वह एक शुद्ध बच्ची की तरह लग रही थी, जिसमें स्वाभाविक रूप से कोई बुराई नहीं थी। हाई प्रीस्ट का स्वर सारिका के प्रति अलग था। उनका स्वर वास्तव में उन्हें उसी पीढ़ी के किसी व्यक्ति से बात करने जैसा लग रहा था। इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस की प्रतिष्ठित शिष्या, क्या मेरी लिखावट पर आपकी कोई टिप्पणी है? सारिका ने धीरे से मुंह खोला और केवल कुछ शब्द कहे, स्वर्गीय दाओ, हेवनली दाओस तक पहुंचने के लिए शराब दाओ, वाइन दाओ का उपयोग करना, तोड़ने का प्रयास करना। हाई प्रीस्ट ने कहा, इल्यूसिव म्यूजिक इमॉर्टल पैलेस की प्रतिभा होने के योग्य, तुम मेरे क्षेत्र को भी देखने में कामयाब रही। हाई प्रीस्ट ने सारिका की टिप्पणी की बहुत प्रशंसा की। युवा दोस्त राघव, पिछली बार जब तुम आए थे तो मैं एकांत में था, इसलिए हमें मिलने का कोई अवसर नहीं मिला। यह वास्तव में अफसोसजनक था। लेकिन मैंने सुना है कि तुम मेरे वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों से सब कुछ लूटने में कामयाब रहे। ये क्षमता मुझे प्रशंसा से भर देती है। अब हाई प्रीस्ट की आवाज में एक मजाकिया लहजा था। राघव को तुरंत लगा जैसे उनका चेहरा जल रहा है। ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक बच्चे की लॉलीपॉप धोखे से ले ली हो। और अब उनके परिवार के मुखिया ये पूछने आए थे कि क्या हुआ था। उन्होंने अजीब तरह से कहा, खांसी, सच कहूं तो यह सिर्फ एक सामाजिक आदान प्रदान था। हां, एक सामाजिक आदान प्रदान। राघव लोगों को ठगने जैसी चीज को मरते दम तक स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही उन्हें पीटा जाए। यही उनका सबसे मजबूत बिंदु था। हाई प्रीस्ट ने कहा, यह सिर्फ एक मजाक था। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा दोस्त मेरी लिखावट के बारे में मुझे कुछ टिप्पणियां दे सकते हैं।
राघव ने एक पल के लिए सोचा और कहा, शराब के अलावा और कुछ नहीं है। जब सारिका ने यह सुना तो वो गहरी सोच में चली गई। जब उन्होंने उन शब्दों को एक बार फिर देखा तो उनकी आंखों में अंतर्दृष्टि की एक झलक दिखाई दी और उनके होंठ एक सुंदर मुस्कान में मुड़ गए। हाई प्रीस्ट ने खुशी से हंसा, शराब के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, शराब के अलावा और कुछ नहीं है। स्क्रीन धीरे धीरे हट गई, जिससे एक ईंटों का रास्ता सामने आया। ईंटें इतनी पुरानी थी कि वे ग्रे थी और बारीक दरारों से ढकी हुई थी। स्क्रीन के पीछे एक मूर्ति थी। ये एक वास्तविक व्यक्ति के आकार की थी। इसमें एक आदमी को एक हाथ में शराब का बर्तन और दूसरे में शराब का प्याला पकड़े हुए बिना किसी संयम के शराब पीते हुए दिखाया गया था। उसकी आंखों में एक शांत और शांतिपूर्ण रोशनी दैवीय प्रकाश के साथ चमक रही थी। जैसे ही वे मूर्ति के पास पहुंचे, सारिका, सौरभ, शिवांश और अन्य सभी अनजाने में जमीन पर घुटने टेक दिए, जिससे राघव हक्के बक्के रह गए।